इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस इन रिवर से काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद जो सू है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और जो लिन फे है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। और साथ ही में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जो ब्रदर सू का पर्पस था एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने का, वो उसने काफी अच्छी तरह से पूरा किया है। और हमें सू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए वो लिन फे से कहता है कि ब्रदर लिन फे जल्दी से कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। ये कहने के बाद लिन फे उसे कहता है कि हाँ मैं अभी कुछ करता हूँ, लेकिन तभी सू सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो डेमन था वो काफी तेजी के साथ हमारे सू के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद सू काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रोजन ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए हमारे सू के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख जो लिन फे है और जल्दी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस हमले को बीच में से चीर देता है और सीधा आकर उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डेमन नीचे गिर जाता है। तभी हमारे लिन फे को सू की आवाज आने लगती है जो कि हमारे लिन फे से कह रहा होता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हमें सू को दिखाया जाता है जो कि उस डेमन के हमले की वजह से पूरी तरह से बर्फ में दब चुका होता है। उसे देखने के बाद जो लिन फे वो कहता है कि मैं उस डेमन के साथ लड़ते वक्त मुझे इस बात की चिंता करने का कहाँ समय मिलता है कि तुम जिंदा हो या मर चुके हो। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि उसी पिल की बोतल को निकालकर उस पिल के बोतल को सीधा उस डेमन के मुंह में डाल देता है। उस पिल को बोतल को उस डेमन के अंदर डालने के बाद जो लिन फे वो एक राहत की सांस लेकर जो सू है उसे बचाने उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन सू लिन फे के पीछे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लिन फे से कहता है कि जल्दी से पीछे देखो। हमें पीछे की ओर दिखाया जाता है कि वो डीमन जाग चुका होता है। उसे देखने के बाद लिन फे बिना किसी घबराहट के उससे कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ब्रदर लिन मुझे बुला रहे हैं, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लिन फे ने उसे नहीं बल्कि उस डेमन को अपने पास बुलाया होता है। फिर हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह हमारे लिन फे के पास पहुंच जाता है। फिर लिन फे उसे सहलाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें वहां पर रुककर कुछ सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम वहां से निकलकर इसी रिवर के पास क्यों आए? और यहाँ तक कि नहीं, तुम इस रिवर के पास आकर उन डेमंस की तरह तुम इंसानों को खाना भी सीख चुके हो। क्या तुम मेरे साथ रेबल करने की कोशिश कर रहे हो? लिन फे को इस तरह से उस डेमन से बात करता हुआ देखकर जो सू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये दोनों पहले भी मिले हैं? फिर लिन फे उस डेमन से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, तब मुझे उस जगह पर लेकर जाना। उस डेमन को इस तरह से लिन फे की बातें सुनता हुआ देखकर जो सू है पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि वो जो पाइथन था वो एटलीस्ट डेमन किंग के लेवल पर होगा, फिर भी ब्रदर लिन के सामने ऐसा जानवर महज एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ नहीं लगता। तभी हमारे लिन फे सू से कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है? ये सुनने के बाद सू लिन फे से कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? ये सुनने के बाद लिन फे उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल लेता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फे ब्रदर सू को वहां से बाहर निकाल लेता है। फिर लिन फे सू से कहता है कि मैं उसने को कोइंसिडेंस की वजह से जानता हूँ। ये सुनने के बाद सू उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ये डिसाइपल तुम्हारा जो सीक्रेट है उसे किसी को भी नहीं बताएगा। तभी वहां पर दूसरा डिसाइपल आकर हमारे लिन फे से कहता है कि लिन फे इधर आ जाओ, मुझे तुम्हें इंस्पेक्ट करना है। उसे इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो सू है वो सीधा जाकर उसे चाटा मारते हुए उसे कहता है कि क्या ब्रदर लिन कोई मामूली आदमी जिसे कि तुम इतने कैजुअली अपने पास बुला रहे हो? जल्दी से जाकर ब्रदर लिन के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। फिर सो मुस्कुराते हुए हमारे लिन फे से कहता है कि ब्रदर लिन जो जुआंग बिंडोंग है वो काफी ज्यादा ठंडा, इसके वजह से तुम्हें अगर थोड़ी सी गर्मी चाहिए तो आप मेरे रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि जो जुआंग बिंडोंग है वो सच में काफी ज्यादा ठंडा, इसीलिए कोई लोकल का बोले जैसे कि ब्रदर्स उसका अगर सपोर्ट मुझे मिल जाए तो जो चीजें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो चीजें करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इतना सोचने के बाद लिन फे भी सू के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर वहाँ पर कहानी बताने वाला आकर हमसे कहता है कि इन दिनों जो लिन फे है वो हर दिन इन रिवर के आजू बाजू घूमकर 10 डीमंस को मारता था। दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन गुजरते रहे और जेड बोतल के अंदर हेल्थ डेथ क्यों है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर जो एलिक्सर है उसका सेकंड ड्रॉप भी बन जाएगा। और 10 दिनों बाद जो लिन फे उसने कम से कम 1 डजन डीमन कोर को इकट्ठा कर लिया और इसी तरह से लिन फे ने उस डीमन कोर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट कंसंट्रेशन अरे को बनाया, जो कि वहां पर की सारी इन एनर्जी को वो जेड बोतल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करेगा। इतनी सारी मेहनत के बाद उस ब्लैक फॉग में से उसने एक प्योर सिंगल वाटर की ड्रॉप बनाई। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि उस वाटर ड्रॉप को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है कि ये दूसरी बॉडी में रिइंकार्नेट होने के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है जिसे कि मैंने बनाया है। तभी हमें लिन फे के पास सॉन्ग आकर लिन फे से कहता है कि ब्रदर लिन कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इस बार मैं तुम्हें तब तक सताऊंगा जब तक कि तुम दया की भीख नहीं मांगोगे। लेकिन हमारे लिन फे सॉन्ग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सॉन्ग को 440 वोल्ट का झटका लगता है और लिन फे को रोकते हुए उसे कहता है कि लिन फे क्या कुछ दिनों से तुम यहीं पर रह रहे हो? ग्रेट सॉन्ग टियांगजिंग यहाँ पर पर्सनली तुम्हें पीटने के लिए आया है और तुम कंप्लीटली मुझे इग्नोर कर रहे हो। सॉन्ग की ये सारी बातें सुनने
सुनने के बाद जो लिन फेई वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखने के बाद जो सॉन्ग है वो पूरा सदमे में चला जाता है। तभी वहाँ पर सो आ जाता है, लेकिन सॉन्ग तो हमारे लिन फेई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। सू को देखने के बाद जो सॉन्ग है वो सू से कहता है कि तुम काफी परफेक्ट समय पर यहाँ पर आए हो। सू को वहाँ पर देखने के बाद लिन फेई सू से कहता है कि तुमने आखिर मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सॉन्ग यहाँ पर आने वाला है। ये सुनने के बाद सू लिन फेई से कहता है कि तुमने मुझे जोंगबिंग डोंग का मैप लाने के लिए कहा था, जिसके वजह से मैं वो मैप ढूंढने में काफी ज्यादा बिजी हो गया, जिसके वजह से मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि ये यहाँ पर आने वाला है। और ब्रदर लिन आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, जिसके वजह से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम्हें किस चीज की जरूरत है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। ये सुनने के बाद लिन फेई उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं कर लूंगा। उनको इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो सॉन्ग है उसे और भी ज्यादा झटका लगता है। फिर सू और लिन फेई वाइन पीने के लिए वहां से जाने लगते हैं। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर जो सॉन्ग है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो लोग इसी तरह से यहाँ से चले जाएंगे, आखिर मेरे बारे में क्या। यहाँ तक कि लिन फेई तुमने मेरे अंडरलिंग्स को भी चुराया है, तुमने जो कुछ भी आज यहाँ पर किया है उसका रिग्रेट तुम्हें जरूर होगा। फिर हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जाकर उसी वाटर की ड्रॉप को बाहर निकालकर उसे उस लैंटर्न में डाल देता है, जिसकी वजह से वो लैंटर्न पूरी तरह से रिपेयर हो जाता है। हेल एलिक्सर की एक ड्रॉप उस लैंटर्न में डालने के बाद उस लैंटर्न के ऊपर जो बेंच लगे थे वो 17 से 15 तक पहुंच गए। उस ग्लास लैंटर्न का जो ऑरा है वो कमजोर बनता गया और कुछ समय बाद उस लैंटर्न के ऊपर जो बैंड लगे थे वो 15 से 12 हो गए। फिर लिन फेई हमें कहता है कि जो बैंड लगे थे उसके नंबर 12 से 9 तक लाना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इतना कहने के बाद जो लिन फेई है वो किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो स्टेप को कंप्लीट कर लेता है, जिसके वजह से लिन फेई उस ड्रॉप को उस लैंटर्न से बाहर निकालकर फिर से उस जेड बॉटल के अंदर डाल देता है। फिर लिन फेई हमें कहता है कि इस लैंटर्न को 3 ट्रेजर ग्लास लैंटर्न कहा जाता है। फिर लिन फेई हमें उस लैंटर्न के बारे में काफी कुछ बताता है जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। और अगर आपको उस लैंटर्न के बारे में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर लिन फेई अपनी कोर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लैंटर्न को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से थोड़ी सी फ्लेम बाहर निकलती है। उस फ्लेम को क्रिम्सन सनस्टेन ग्लास फ्लेम कहा जाता है, जो कि जोंगबिंग डोंग में अपने पावर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हमला कर सकती है। फिर लिन फेई हमें कहता है कि इस आग के छोटे से कतरे ने इस केव के अंदर जितनी भी ठंड थी उसे पूरी तरह से भगा दिया और इस जगह को पूरी तरह से गर्म कर दिया। पिछली जिंदगी में जो कोई भी ट्रेजर मैंने यहाँ पर रखा था अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल एक ईगल की जो चोंच होती है उसकी तरह दिख रहा होता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ का नाम ईगल बिग क्लिफ होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो लिन फेई है वो कहता है कि ये फेमस ईगल बिग क्लिफ है। यहाँ पर इन रिवर के जो विंग डीमन सरपंच है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर रहते हैं और लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि 100 सालों पहले जो विंग डीमन सरपंच एम्परर था वो यहीं पर जन्मा था। इसने 10 सालों के अंदर इन रिवर के जितने भी डीमंस है उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया और इसे इन रिवर का डीमन एम्परर कहा जाने लगा। अगले कुछ दशकों तक वेंजियान सेट के जितने भी डिसाइपल थे उन्होंने इन रिवर के पास अपने पैर रखने की हिम्मत भी नहीं की, जब तक कि वेंजियान सेट के जो फार्मर बिशप थे जिनके के लाल बाल थे वो अपीयर नहीं हुए तब तक। एक ऐसा जिन है जिसे कि 10,000 सालों में सिर्फ एक ही बार देखा जाता है। उसने 10 साल की उम्र में वेंजियान सेट को ज्वाइन किया और उसने सक्सेसफुली 20 की उम्र तक ट्रांसेंडेंट एनलाइटमेंट को भी पा लिया और जब वो 25 साल का था तब उसने किसी सेट के लॉ को ब्रेक करने की वजह से उसे जोंगबिंग डोंग में भेजा गया। उस रात उसने इन रिवर में तूफान ला दिया और उसने एक ही रात में 12 डीमन किंग्स को मार डाला, यहाँ तक कि वो डीमन एम्परर को भी उस लाल बालों वाले आदमी ने मार डाला और उसे अगले कुछ सेंचुरीज तक ईगल्स बिग क्लिफ के नीचे सील कर दिया गया। और अभी के लिए ईगल बिग क्लिफ के ऊपर जो डेमोनिक क्यूआ है वो उस समय से 12 गुना ज्यादा डेंस है और जो विंग सरमन डीमंस है वो झुंड में रहने वाले डीमंस है और वो इनक्रेडिबल टेरिटोरियल है। अगर उनके टेरिटरी में दूसरा कोई घुसता है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आखिर वो इतनी यूनिटी के साथ क्यों रहते हैं उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो विंग डीमन सरपंच एम्परर है वो फिर से अपीयर होगा। फिर लिन फेई अपने पास से उसी जेड बॉटल को बाहर निकालकर उसके अंदर से जो हेल्थ डेथ क्यूआ है उसे बाहर निकालकर अपने बॉडी के आजू बाजू फैला लेता है, जिसके वजह से वहां पर जो विंग डीमन सरपंच है उन्हें ऐसा लगेगा कि ये इन रिवर का कोई डीमन है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा। जब तक कि वो अपने कोर एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करता तब तक वो काफी आसानी से जो ईगल बिग क्लिफ है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। फिर हमें कुछ डीमन सरपंच को दिखाया जाता है जो कि हमर लिन फेई के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कि हमर लिन फेई ने अपने आजू बाजू डीमनिक ऑरा फैला लिया होता है, जिसके वजह से वो सरपंच हमर लिन फेई को कुछ भी नहीं करते। जिसे देखने के बाद लिन फेई एक राहत की सांस लेते हुए कहता है कि इस बार मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। लेकिन तभी पीछे से सॉन्ग आते हुए हमर लिन फेई से कहता है कि ब्रदर लिन ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सॉन्ग को वहां पर देखने के बाद लिन फेई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सॉन्ग इधर उधर देखते हुए काफी ज्यादा डर जाता है और लिन फेई से कहता है कि ब्रदर लिन आखिर
आखिर ये कौन सी जगह है, यहाँ पर चारों तरफ विंग सरपंच डीमंस फैले हुए हैं। उसे इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो लिन फेई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि चुप हो जाओ, बात मत करो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरा पीछा करो। और साथ ही में लिन फेई गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये सोंग तियांग मेरा पीछा करना कब बंद करेगा। उसने जियानजिन से एलोट पिक तक और एलोट पिक से जुआंग बिंगडोंग तक और यहाँ तक कि वो अब मेरा पीछा करते हुए ईगल बिग क्लिफ तक भी पहुंच चुका है। और यहाँ तक कि वो नहीं रुका, उसने मेरे साथ पंगा लेने के लिए कमीने ने जाकर एक टेलीपोर्टेशन आइटम का भी इस्तेमाल किया। अगर मैं प्रीवियस इंटेंशन को देखो तो वो सिर्फ बातें करके ही मुझसे झगड़ा करता था, लेकिन इस बार 1000 शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद अगर इन रिवर के गहराई में जो चीजें छुपी हुई अगर वो मुझे नहीं मिलती तो हेवंस को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो कुछ भी मैं पूरा करना चाहता था वो सपनों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं किसी और को अपने चीजों के रास्ते में नहीं आने दूंगा। सोंग तियांजिंग को तो छोड़ दो, अगर कोई एम्परर भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तब भी मैं नहीं रुकूंगा। फिर हमें सोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि यहाँ पर चारों तरफ विंग डीमन सरपंच फैले हुए, ऐसा लगता है कि ये वही लेजेंडरी ईगल बिग क्लिफ है। जो विंग डीमन सरपंच होते हैं उनका जो झुंड है उन्हें देखना काफी ज्यादा रेयर होता है। अगर कोई फाउंडेशन बिल्डिंग वाला स्टेज का आदमी उसके साथ लड़ाई करता है तो वो काफी आसानी से उनसे हार जाएगा। सब कुछ ठीक होता अगर मैं जुआंग बिंगडोंग में बस रुक जाता, लेकिन मुझे बस कोशिश करनी थी और इस बास्टर्ड को एक झटका देना था। लेकिन जो टेलीपोर्टेशन अरे उसे दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी करूँ तब भी मैं यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे होते, लेकिन एक भी विंग डीमन उनके ऊपर हमला न करता हुआ देखकर जो सोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा विंग डीमन सरपंच है, लेकिन एक ने भी हमारे ऊपर हमला नहीं किया और सिर्फ अपनी जिप को बाहर निकाल कर सांप की तरह साउंड करके यहाँ से गुजर जाते हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो जियांगजिंग में फाइट के बाद जो लिन फेई है वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने सबसे पहले मुझे किसी अजीब सी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हराया, अब वो मुझे इस ईगल बिग क्लिफ के ऊपर रास्ता दिखा रहा है। जब भी मैं इसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ। फिर हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि सोंग से कहता है कि अगर कुछ भी हो जाए तब भी तुम मुझसे 6 फीट की दूरी से आगे मत जाना। लेकिन जब वो सोंग की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सोंग की नजर किसी और जगह पर होती है। इसलिए वो उसे कहता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंग की नजर वहां पर पड़े हुए जोआन एसेंस के ऊपर होती है। फिर हमें उस जोआन इन एसेंस के बारे में बताया जाता है अगर जो डीमन इन ऑरा है वो एक जगह पर ओकेशनली कंडेंस हो जाए तो वो जोआन इन एसेंस में बदल जाता है। अगर वो किसी रिफाइनिंग एक्सपर्ट के हाथों में पड़ जाता है तो वो उसके इस्तेमाल करते हुए काफी पावरफुल मैजिकल ट्रेजर बना सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने इसके अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिट की ओर को महसूस क्यों नहीं किया। तभी हमें सोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जोआन इन एसेंस को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो लिन फेई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो सोंग है उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए वो जोआन इन एसेंस की तरफ बढ़ चुका होता है। लेकिन जैसे सोंग हमारे लिन फेई से दूर चला जाता है वैसे उसके ऊपर जो डेमन का ऑरा था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके वजह से जो डेमन सरपंच थे वो काफी तेजी के साथ हमारे सोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख जो सोंग है वो अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसका के नाम बदल कर यहाँ पर अब डिकेपिटेशन चार्ज रख दिया है। फिर सोंग उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन विंग डीमन सरपंच के ऊपर हमला कर देता है। उसे इस तरह से हमला करता हुआ देखकर जो लिन फेई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो सोंग तियांगजिंग है और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और हमें सोंग को दिखाया जाता है जो कि एक ही हमले के साथ वहां पर काफी सारे विंग डीमन सरपंच को मार देता है, जिसे देखने के बाद जो लिन फेई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा विंग सरपंच आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद लिन फेई कहता है कि जो विंग डीमन सरपंच है उन्होंने पहले ही सोंग को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसा लगता है कि ईगल बिग क्लिफ के ऊपर जितने भी सरपंच थे वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और हमें सोंग को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इन सारे डीमन सरपंच को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद सोंग फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर के सारे डीमन सरपंच को मारना शुरू कर देता है। उसे इस तरह से लड़ता हुआ देखकर लिन फेई कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आखिर सोंग तियान कितना ज्यादा पावरफुल या फिर उसके एक्शन कितने ज्यादा फास्ट है, लेकिन इतने सारे घेरे हुए विंग सरपंच डीमंस के अंदर से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग तियांग को ये पता चल जाता है कि अब वो और ज्यादा देर तक इन सरपंच के साथ नहीं लड़ पाएगा। इसलिए वो कहता है कि मैंने लुक एंड मून एट्रोलेबल को अपनी सेल्फिशनेस और एरोगेंस की वजह से इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ से वापस नहीं जा सकते। इतना कहने के बाद सोंग तियान अपनी आंखें बंद करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, अब मैं आपको फिर से चिल्लाते हुए और मुझे डांटते हुए नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन तभी हमें एक डीमन सरपंच को दिखाया जाता है जो कि हमारे सोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी पीछे से लिन फेई अपने एक फायर का हमला उस डीमन सरपंच के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जो सोंग है काफी ज्यादा हैरान हो
जाता है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। तभी लिन फेई उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम वहां पर क्यों खड़े हो, जल्दी से वहां से हटो। लिन फेई को उसकी मदद करता हुआ देखकर जो सॉन्ग है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन तभी वहां पर जितने भी डीमन सरपंच थे वो हमारे लिन फेई और सॉन्ग को चारों ओर से घेर लेते। उन्हें इस तरह से गिरता हुआ देखकर जो लिन फेई वो कहता है कि ग्रेट, अब हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि मिलकर उस विंग डीमन सरपंच को मारने लगते हैं। लेकिन आखिर में हमारा जो लिन फेई उसकी स्पिरिट एनर्जी खत्म होने लगती है। इसके वजह से वो कहता है कि अगर मेरी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई तो मैं टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो जल्दी से सॉन्ग से टेलीपोर्टेशन अरे को मांग लेता है। ये सुनने के बाद सॉन्ग लिन फेई से कहता है कि मैंने उसका पहले इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद लिन फेई चिल्लाते हुए उसे कहता है कि टाइम को वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से उसे मुझे दे दो, मैं इसे चालू करने की जरूर कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग लिन फेई से कहता है कि अगर तुम्हारे पास बातचीत करने का समय है तो जल्दी से आकर मेरी मदद करो, लेकिन जो कि तुमने मेरे ऊपर पहले एहसान किया था इसके वजह से मैं उस एहसान को वापस करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो सॉन्ग है वो लिन फेई को उस टेलीपोर्टेशन अरे को दे देता है जिसका के नाम लूसेंट मून एस्ट्रोलेबल है। उस एस्ट्रोलेबल को लेने के बाद लिन फेई सबसे पहले उस एस्ट्रोलेबल को पूरी तरह से अलग कर देता है, फिर उसके ऊपर स्टडी करके फिर से उसे वापस जोड़ लेता है। उस एस्ट्रोलेबल को जोड़ने के बाद जो लिन फेई वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से हमारी सॉन्ग को आवाज लगाते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे जरूर याद रखना। तुम यहाँ से वापस जाने के बाद जो बिशप है उसे ये जरूर बताना कि जो इन रिवर के अंदर जो विंग डीमन सरपेंट एम्परर है वो जल्दी जागने वाला है और जल्दी से तुम इस एस्ट्रोलेबल को एक्टिवेट करके यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद सॉन्ग उस एस्ट्रोलेबल को एक्टिवेट कर लेता है और लिन फेई से कहता है कि लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। ये सुनने के बाद लिन फेई सॉन्ग से कहता है कि ऑब्वियसली मेरे पास अपने कुछ रास्ते है। ये सुनने के बाद जो सॉन्ग है वो वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। फिर हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है, लेकिन भागते वक्त उसे एक जगह पर काफी ज्यादा पानी दिखाई देता है जिसकी के अंदर हलचल हो रही होती है। तभी उस रिवर में से हमारे लिन फेई का फालतू डीमन बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद लिन फेई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैंने कुछ समय पहले इसके अंदर हेल एलेक्सर डाल दिया था जिसके वजह से उसकी खुशबू सूंघते हुए वो डीमन यहाँ पर आ गया। फिर वो डीमन अपने फ्रोजन ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी विंग डीमन सरपंच थे उन्हें पूरी तरह से जमा देता है। उन सारे डीमन सरपंच को जमा देने के बाद जो हमारा लिन फेई उसके सर पर चढ़ जाता है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। लेकिन जो ईगल ब्रिक क्लिफ के अंदर से जो जितनी मात्रा में डिमोनिक क्यूआई बाहर निकल रही है उतनी डिमोनिक क्यूआई काफी होगी किसी को डराने के लिए। और जब डेमन एम्परर अपनी सील से बाहर निकल कर आ जाएगा तब इन रिवर जो प्रैक्टिशनर्स आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे, वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे वो आइटम मिला फिर भी यहाँ पर जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे आशा है कि सोंग तियानजिन को यहाँ से पहले वापस भेजने की जो जोखिम मैंने ली है वो मेरे लिए सही साबित हो। जो वेंजियान सेक्ट है उन्हें ईगल बिग क्लिफ की जो सिचुएशन है उसे काफी ज्यादा गंभीरता से लेना होगा ताकि वो कुछ लोगों को यहाँ पर बेचकर जो डेमन सरपेंट एम्परर है उसे फिर से सील कर पाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस डेमन को जो हेल एलेक्सर का सेंट है वो अभी भी याद है और जब मैं इसे इन रिवर में पाल रहा था तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इसके ऊपर रिलाई कर यहाँ से भाग पाऊंगा। अब मुझे मेरी जो चीज है उसे वापस लाने के लिए जो इन रिवर है उसके ऊपरी हिस्से तक जाना होगा। वो काफी ज्यादा डेंजरस सीक्रेट फॉरबिडन एरिया है। फिर हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर रहा होता है। उसे डरता हुआ देखकर लिन फेई मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे डर है कि मैं उसे फिर से इस ग्रेवयार्ड में बंद कर दूंगा, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है। फिर हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन फेई को उस फॉरबिडन एरिया में छोड़कर वहां से चला जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आसपास जो इन एसेंस फीलिंग है उसे दूर रखने के लिए जो लिन फेई है उसने अपना 3 ट्रेजर ग्लास लैंटर्न को बाहर निकलकर उसके अंदर अपनी थोड़ी सी कोर एनर्जी डाल दी और जैसे ही उस लैंटर्न के अंदर वो फ्लेम एक्टिवेट हो गए वैसे वहां पर जितना भी ब्लैक फॉग था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। फिर हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिन फेई एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद लिन फेई कहता है कि ये शांत दुनिया वास्तव में एक व्यक्ति को याद दिलाने का कारण बनती है। इतना कहने के बाद लिन फेई उस पहाड़ में बने हुए एक केव के अंदर जाने लगता है। उस केव के अंदर जाने के बाद लिन फेई वहां पर एक स्विच को ढूंढने लगता है और जैसे ही लिन फेई उस स्विच को दबाता है वैसे ही 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाली जो आइस क्लिफ थी वो हिलने लगी और जैसे ही वो क्लिफ हिलने लगी वैसे उसके ऊपर जो आइस लगी थी वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगी। लेकिन हमारा जो लिन फेई वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने आजू बाजू एक शील्ड बना लेता है जिसके वजह से जो आइस है वो हमारे लिन फेई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उन नुकीले आइस के बरसात खत्म हो जाने के बाद जो लिन फेई है वो गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि मैंने खतरे से बचने के लिए समय पर अपनी क्यूआई का इस्तेमाल किया। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। उसे देखने के बाद जो लिन फेई वो कहता है कि वो जगह अभी भी वैसे ही बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे खुलने के बाद उसके अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद हमें चेन में लिपटे हुए एक ताबूत को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद लिन फेई कहता है कि मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। फिर लिन फेई हमें उस ताबूत के बारे में बताता है कि लाखों सालों पहले वेंजियान सेट के पास एक पीयरलेस बिशप था। उसे लोग स्टार रिवर स्वॉर्ड सेंट के नाम से जानते थे। उसने काफी मुश्किल से उस ताबूत को एक दरार से खोला और अंदर जाकर फिर उसने एक ऐसा
ऐसा सेंटेंस बोला जो कि किसी को भी समझ में नहीं आया और वो पागल हो गया। उस समय वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर था और उसने एक ही रात में जो वेंजियान सेक्ट है उसे पूरी तरह से क्योस में डाल दिया। उसने वहां पर कितने सारे एल्डर्स और इतने सारे डिसाइपल्स को मारा कि उनका खून एक नदी की तरह वहां से बहने लगा। लेकिन मैं लाशों के ढेर में चिपकर ही अपनी जान बचा सका। लेकिन जो स्टार रिवर स्वॉर्ड सेंट है वो अचानक से अपने सेंस में वापस आ गया। उसने जल्दी से अपने क्रिम्सन सन ब्लेड को नीचे छोड़ दिया और जो वेंजियान सेक्ट का एंट्रेंस है वहां पर अपने घुटनों पर बैठ गया और आसपास की जो रोने की आवाज है वो उसका हार्ट को पूरी तरह से तोड़ने लगी, जिसके वजह से वो वहीं पर बैठे बैठे ही मारा गया। उस आपदा ने वेंजियान सेक्ट को इतना बड़ा झटका दिया कि उसे धीरे धीरे से उभरने के लिए काफी सारी सदियां लगी और तभी से ग्रेवयार्ड फॉरबिडन एरिया बन गया। और हजारों सालों पहले डार्क एबेसिस का जो खतरा है उससे बचने के लिए मैं अनजाने में यहाँ पर आया। ये सचमुच में देखने में काफी ज्यादा डरावना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस ताबूत को नहीं छूना चाहिए। इतना कहने के बाद लिन फेई अपने फुटस्टेप को गिनते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि ये वही जगह है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ पत्थर पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि जो मार्क मैंने उस समय छोड़ा था वो अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पर 3 फिस्ट साइज रॉक है। कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि इस ऑर्डिनरी रॉक के नीचे जो डोंगजी रिलीजन है उसका सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर छुपा हुआ है, जिसका के नाम डिस्क ऑफ इटर्नल लाइट है। मैं सिर्फ 3 ही ट्रेजर को जानता हूँ जो कि टाइम का जो फ्लो है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन 3 ट्रेजर्स में से 2 ट्रेजर्स को पहले ढूंढ लिया गया है। उनमें से सबसे पहले नाइट किंग जिसके के पास नाइथोमेरन हॉरग्लास है और दूसरा इमोर्टल ईस्टर स्वॉर्ड्समैन जिसके के पास अजोरेसी फ्लॉलेस अर्न है। अगर तुम्हें वो ट्रेजर्स चाहिए तो तुम्हें उन दोनों के मरने का इंतजार करना होगा। सदियों पहले मेरे मेरिडियन को ठीक करने के लिए मैंने पैदल ही लूफा कॉर्नर तक अपना रास्ता तय किया और मैंने डिस्क ऑफ इटर्नल जो कि ग्रेट ट्रेजर है डोंगजी रिलीजन का उसे छीन लिया। और ये जो डिस्क ऑफ इटर्नल है उसे टाइम का जो फ्लो है उसे मैनिपुलेट करने की पावर है और जो डिस्क ऑफ इटर्नल लाइट है वही मेरा चांस है। इतना कहने के बाद लिन फेई उसी जगह को खोदने लगता है जहाँ पर उसने डिस्क ऑफ इटर्नल को छुपा के रखा था और आखिरकार हमारे लिन फेई को उस डिस्क ऑफ इटर्नल मिल जाती है। उस डिस्क ऑफ इटर्नल को देखने के बाद जो लिन फेई वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उस डिस्क ऑफ इटर्नल को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार वो उसमें कामयाबी हो जाता है। लेकिन जब वो उस डिस्क ऑफ इटर्नल की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो डिस्क ऑफ इटर्नल टूट चुकी होती है। उस टूटी हुई डिस्क ऑफ इटर्नल को देखने के बाद जो लिन फेई पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मेरे जो सारे प्लान्स थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे टूट सकती है? किसी ने इस जगह नकली चीज रख दी होगी, असली तो इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन जब वो उस डिस्क ऑफ इटर्नल को ठीक से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो नकली नहीं है, वो बिल्कुल असली है। फिर लिन फेई कहता है कि डिस्क ऑफ इटर्नल के लाइट के बना में टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आखिर में 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने के लिए अब क्या करूं? और जिस तरह से ये चीजें चल रही है मैं इमोर्टेलिटी की पिल बनाने से पहले ही मारा जाऊंगा। मैं कम से कम एक धर्मा बॉडी की ताकत के बिना उन चीजों को कैसे पूरा कर पाऊंगा जो मैं पिछले जिंदगी में नहीं कर सका था। क्या मुझे अपने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके अगर नई शुरुआत कर भी दूं तब भी मुझे धर्मा बॉडी मिल पाएगी। क्या मैं सच में जोखिम को उठा सकता हूँ? लेकिन आखिर डिस्क ऑफ इटर्नल लाइट को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन तभी हमारे लिन फेई की नजर वहां पर पड़ी हुई एक और चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उस चीज को उठा लेता है जो कि एक पत्थर होता है। उस पत्थर के टुकड़े को देखने के बाद जो लिन फेई वो कहता है कि जब मैं डोंगजी रिलीजन को लूट रहा था तब मैंने सिर्फ उनकी वैल्यूएबल ट्रेजर को ही नहीं लूटा था, बल्कि मुझे उनके पास से ताई एडमिनेटे का एक टुकड़ा भी मिला था। एक ऐसी चीज है जिसे कि 9 ग्रेट गॉड्स ने बयान करके रखा है, अगर इससे कोई तलवार बनाता है तो वो तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो किसी भी चीज को काफी आसानी से काट सकती है और उस तलवार को कोई भी तबाह नहीं कर सकता। मेरे पिछली जिंदगी में मेरे जो मेरिडियंस थे वो इनपरफेक्ट थे, जिसके वजह से मैंने इस टुकड़े को मेरे ऊपर बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय मैं उस टुकड़े को अपने डिस्क ऑफ इटर्नल लाइट के साथ ग्रेवयार्ड में लेकर आकर उन दोनों को एक ही जगह पर छुपा दिया। और मैंने ऐसा सोचा कि वेंजियान सेट का कोई डिसाइपल आएगा जो कि इस पीस का इस्तेमाल करते हुए एक पीयरलेस स्वॉर्ड को फोर्ज करेगा। लेकिन तभी लिन फेई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो ताई एडेमिन है जिसके बारे में मुझे उस बूढ़े आदमी ने एक बार बताया था कि आमतौर पर एक पर्सन अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए धर्मा बॉडी को पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक प्योर सन स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे पास प्योर सन स्वॉर्ड नहीं है तो मैं अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा, जिसके वजह से मैं अपने युआन सोल को कहां पर रखूंगा। लेकिन अगर कोई मैजिक वेपन हेवनली स्टेटस को पा लेता है तो मैं अपने युआन स्पिरिट को उसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ। क्या मुझे लगातार तालिस्मान बनाकर अपनी बॉडी को उसकी सीमा तक धकेलने की जरूरत है? लेकिन अगर किसी को 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना है, अगर उसके पास कोई मैजिक वेपन नहीं है तो अपनी बॉडी को मैजिक वेपन की तरह टेम्पर कर सकता है, और जब वो अपनी बॉडी को टेम्पर करके उसे मैजिकल वेपन में कन्वर्ट कर देगा तब उसे एक हेवनली स्टेटस मिलेगा। अगर वो अपनी बॉडी को हेवनली
स्टेटस दिला देता है तो उसे अपनी सोल को स्टोर करने के लिए प्योर सन स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी पर जो 81 बैंस लगे, अगर हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो जो फिजिकल बॉडी और जो युआन सोल है वो एक हो जाएंगे। अगर मैं 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को पाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे काउंटलेस स्वॉर्ड टेक्निक सीखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ 81 बैंस को एक करना होगा। अगर मैं वैसा करता हूँ तो मुझे काफी आसानी से हेवनली स्टेटस मिल जाएगा। और मैंने मेरी पिछली जिंदगी में ऑल हेवनली बुद्धा नाम के एक एंशिएंट टेक्स्ट को ढूंढा था। ऑल हेवनली बुद्धा को किसी एंशिएंट वन ने लिखा था। उसके अंदर किसी भी मैजिकल वेपन को फोर्ज करना या फिर उसे कल्टीवेट करने के सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। लेकिन जो कि मैं ह्यूमन रेस से आता था, जिसके वजह से मेरे पास किसी भी एंशिएंट एंसेस्टर का गॉडली मैजिकल ब्लड नहीं था, जिसके वजह से मैं ऑल हेवनली बुद्धा को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। लेकिन मैं उस किताब की वजह से उस दुनिया का बेस्ट वेपन मेकर बन पाया। लेकिन अब मेरे पास पिछली जिंदगी का जो बुक का नॉलेज है और साथ ही में जो मैजिक वेपन बनाने का सबसे अच्छा मटेरियल है वो है, जिसके वजह से मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। शायद इस बार ये काम कर जाए। इतना कहने के बाद लिन कुछ देर के लिए सोचने लगता है। फिर वो गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी इसे ट्राई करना होगा। मुझे पिछली जिंदगी की तरह कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद लिन उसी बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी को फोर्स करना शुरू कर देता है। फिर हमें उस पत्थर को दिखाया जाता है जिसके के अंदर दरारें पड़ने लगती है। जैसे जैसे वो पत्थर के ऊपर की लेयर हटने लगती है वैसे वैसे उस पत्थर के अंदर से गोल्डन कलर का पत्थर बाहर निकलने लगता है, जो कि धीरे धीरे कर अपनी एनर्जी को हमारे लिनफे के बॉडी में डालने लगता है। उस बॉडी को अपने अंदर आता देख लिनफे कहता है कि बूढ़े आदमी, मैं सिर्फ ये आशा कर सकता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि उस पत्थर में से सारी की सारी क्यूआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस क्यूआई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनफे के बॉडी में से उसके ही तरह दिखने वाले एक छोटी सी एनर्जी से बनी हुई बॉडी बाहर निकल के आती है। फिर लिनफे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ रून्स को अपनी क्यूआई कोर के अंदर प्रिंट करने लगता है। लेकिन उसकी जो क्यूआई कोर है वो मेटेलिक क्यूआई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ ही समय के अंदर जो व्हाइट मेटेलिक क्यूआई वो हमारे लिनफे की क्यूआई को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसके वजह से हमारे लिनफे के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। और इसे देखने के बाद लिनफे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये जो व्हाइट मेटेलिक क्यूआई है वो मेरे क्यूआई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली फाइट नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद लिनफे अपने पास से एक तलवार निकालकर उस बुक की एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड है उसे उसने मेटेलिक क्यूआई के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जो ताई पत्थर है उसके अंदर से जो मेटेलिक क्यूआई बाहर निकलता है उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऑर्डिनरी मेटल के अंदर से जो मेटेलिक क्यूआई बाहर निकलता है उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान होता है। फिर हमें लिनफे की क्यूआई को दिखाया जाता है जो कि उस मेटेलिक स्वॉर्ड की जो क्यूआई है उसे काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रही थी। अपने क्यूआई को उस स्वॉर्ड के मेटेलिक क्यूआई को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर जो लिनफे वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया, एक प्रैक्टिशनर की जो बॉडी है वो कभी भी एक मैजिकल वेपन नहीं बन सकता, क्योंकि जो युआन क्यूआई और जो मेटेलिक क्यूआई है वो इनकम्पेटेबल है। वो एक दूसरे को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। जो सुपीरियर है और जिसके पास काफी ज्यादा पावर है वो कमजोर वाले को पीछे धकेलता रहता है और जो कमजोर वाला है वो पीछे हटता जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारे जो लिनफे उसका जो क्यूआई है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके वजह से जो मेटेलिक क्यूआई है वो उसे सप्रेस करता जाता है। फिर लिनफे हमसे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो कोर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जो हेवनली बुद्धा टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए मेटेलिक क्यूआई को लेजर मेटल में कन्वर्ट करना होगा, और अगर मैं वैसा करता हूँ तो मेरा जो युआन क्यूआई है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर लिनफे वैसा ही करता है। वो अपने बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2 घंटे के बाद जो फर्स्ट रून है उसे पूरी तरह से अपने क्यूआई के ऊपर बॉन्ड करके उसे कंप्लीट कर देता है। और ऐसे ही करते करते जो लिनफे वो लगातार अपनी जो युआन क्यूआई है उसके ऊपर रून बनाना जारी रखता है और धीरे धीरे कर उसके युआन क्यूआई के ऊपर रून भी बनते जाते हैं। फिर हमें सीधा 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफे अपनी आंखें खोल लेता है और हमें कहानी बताने वाले ये कहता है कि 1000 स्वॉर्ड टेक्निक के जो 181 रून्स है उन्हें व्हाइट मेटेलिक क्यूआई के ऊपर इनग्रेव कर दिया, और यहाँ तक कि लिनफे ने जो व्हाइट मेटेलिक क्यूआई है उसे अपनी ताई स्वॉर्ड क्यूआई में कन्वर्ट कर दिया। ऑल हेवनली बुद्धा टेम्परिंग के साथ जो ताई स्वॉर्ड क्यूआई है उसने और 18 न्यू बैंस को जन्म दिया। और उसी समय पर जो लिनफे उसने सक्सेसफुली अपनी डिविनेशन मैजिकल वेपन को फोर्ज किया और साथ ही में उसने अपने आप को ब्रेक थ्रू भी कर लिया। अब वो बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर के ऊपर पहुंच चुका होता है। फिर हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि ये काम कर गया। बूढ़े आदमी, क्या तुम इसे देख रहे हो? अब तुम्हें ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि मैं और ज्यादा यूजलेस नहीं रहा। भले ही सफलता हासिल करने के लिए मुझे फिर से पैदा होना पड़ा, फिर भी मैं इसमें कामयाब रहा। फाइनली मैं अब आगे बढ़कर अपनी पूरी जिंदगी को काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाऊंगा। बस मुझे अभी शांति से ट्रेन करना होगा और मेरी जो क्यूआई है उसे हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना होगा ताकि मैं आखिरकार अपने लाइफ सोल लेवल को अचीव कर पाऊं। हालांकि मैं वहां पर पहुंचा उससे पहले मुझे किसी और गॉडली और को पाना होगा। सिर्फ जो पुराने गॉड और है उनके मदद से ही मैं एक पुराने गॉड बैन को 9 नए गॉड बैन में बदल सकता हूँ। अगर मेरे पास 9 नए गॉड तो 27 कुल बैंस को हासिल करना और मेरी बॉडी को यंग डेविएशन
मैजिकल वेपन की स्थिति में आगे बढ़ाना असंभव होगा। गॉडली मटेरियल्स के बिना लाइफ सोल लेवल पर पहुंचना पॉइंटलेस होगा। जो 9 पुराने गॉड्स और जो 18 ओल्ड गॉड मेटल्स है वो सिर्फ बाई चांस से ही मिल सकते हैं। अगर उन्हें इनकाउंटर करने के मेरे जो चांसेस है, अगर उन्हें बढ़ाना है तो मुझे वेन जैनसेट का जो बूढ़ा आदमी है उसके हिडन वर्ल्ड में जरूर कोई चीज मिल जाएगी। बहुत समय पहले वेन जैनसेट जब अनडिफिटेबल हुआ करता था तब मुझे ऐसा लगता है कि जो छुपे हुए 7 हिडन वर्ल्ड्स है उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में गॉड ट्रेजर्स होने चाहिए। कोई भी नहीं जानता मैं जिस गॉड मटेरियल को ढूंढ रहा वो इन ट्रेजर्स में से कुछ भी हो सकता है। फिलिन फिर वहां से जाते हुए कहता है कि मैंने अपने टाइट स्वॉर्ड क्यूआई को पॉलिश कर लिया है और अपनी युआन क्यूआई को पहले ही एक लेवल से बढ़ा लिया है और साथ ही में मैंने अपने युआन कोर को भी स्टेबलाइज कर दिया है। अब समय आ चुका है कि मैं इस ग्रेवयार्ड को छोड़ दूं। फिर हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि ईगल बिग क्लिफ से बाहर निकल के आता है। जब वो बाहर निकल के आता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है। उस शांति को देखने के बाद लिनफे कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने उस सील को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। फिर हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि इन रिवर के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर हमारा शो आते हुए हमारे लिनफे से कहता है कि ब्रदर लिन तुम फाइनली वापस आ गए। इतना कहने के बाद वो उसे हक करने जा रहा होता है लेकिन लिनफे उसे दूर हटा देता है। लिनफे को इस तरह से अपने आप को पीछे ढकेलता हुआ देखकर जो सू है वह हमारे लिनफे से कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकती हो, तुम मेरे दिल को तोड़ रहे हो। तभी सू हमारे लिनफे के करीब आते हुए उसे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद लिनफे सू से कहता है कि जल्दी बताओ आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। ये सुनने के बाद लिनफे से कहता है कि बिशप ने फैसला सुना है कि जो तियान मैनर का यंग मास्टर है उसने नशे में धुत होकर एलाइट पिक पर काफी ज्यादा हंगामा किया है, जिसके वजह से उसने वहाँ पर जो कुछ भी किया है वो पूरा का पूरा उसका ब्लेम है। इसके वजह से जो ब्रदर लिन है वो गिल्टी नहीं है, उन्हें लिएबिलिटी से फ्री किया जाता है। यह सुनने के बाद लिनफे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि जो बिशप है उसे फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करना काफी अच्छी तरह से आता है। फिर सोहामा लिनफे से कहता है कि बिशप ने पर्सनली ब्रदर ली को तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए भेजा है जो कि एक डायरेक्ट डिसाइपल है। लेकिन ये सुनने के बाद लिनफे उसे कहता है कि लेकिन क्या लेकिन। फिर सो लिनफे से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रदर ली ने जब से वेंजान सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से वो कभी भी ईगल बिग क्लिफ के ऊपर नहीं आए और साथ ही में वो जो स्काई डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। फिर लिनफे हमसे कहता है कि जो डीमन डिकैप्टिनेशन टेक्निक है बिल्कुल उसी की तरह स्काई डीमन स्वॉर्ड टेक्निक भी है और जो स्काई डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है वो 3 डिकैप्टिनेशन टेक्निक्स में से और 6 ग्रेट टेक्निक में से एक आती है। उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है वो डेमोनिक क्यूआई अपने फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुम स्काई डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को हाईएस्ट लेवल तक सीखते हो तो तुम एंशिएंट डीमन की जो बॉडी है उसे भी पा सकते हो। लेकिन जो कि अब ईगल बिग क्लिफ के ऊपर जो सील थी उसे फिर से बना दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर के जो डिमोनिक बिस्ट है वो सारे डिमोनिक बिस्ट यहाँ से भाग गए, जिसके वजह से जो डिमोनिक क्यूआई है उसे ऑब्जर्व करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन चुका है। फिर सुलिनफे से कहता है कि मैंने सुना है कि जो ब्रदर ली की पर्सनैलिटी वेंडिक्टिव है यानी कि वेंजीफुल है। ये सुनने के बाद लिनफे उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लिनफे जहाँ पर रहता है उस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हो क्योंकि लिनफे के कमरे में से उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए होते हैं, जिसे देखने के बाद जो सू है हमारे लिनफे के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है। लेकिन लिनफे उसे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर लिनफे उस कमरे के दरवाजे पर जाकर जो ब्रदर ली है उसे रिस्पेक्ट दिखाने लगता है और जैसे ही ली को ये पता चल जाता है कि बाहर लिनफे आए वैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए उस दरवाजे को खोलकर बाहर आने लगता है। उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद लिनफे कहता है कि ये जो प्रेशर है वो एटलीस्ट लाइफ सोल लेवल पर है और इसी की वजह से डायरेक्ट डिसाइपल्स में से 3 डिसाइपल्स में से एक आता है और ये फ्यूचर में चलकर जो बिशप है उसकी इनहेरिटेंस लेने वाला है। फिर ब्रदरली हमार लिनफे से कहते हैं कि तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है कि तुम वापस आ गए। फिर ब्रदरली हमार लिनफे से कहता है कि तुमने क्राइम किया है, तुमने इन रिवर के ऊपर से अपने लिबर्टी के सहारे आना जाना किया है और तुमने ईगल बिग क्लिफ के ऊपर जो सील है उसे जानबूझ करके तोड़ने की कोशिश की और साथ ही में तुमने विंग डीमन सरपेंट एम्परर को छुड़ाने की भी कोशिश की जिसे कि प्रीवियस बिशप ने सील किया था। इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए हेवंस लॉ पिक के ऊपर लेकर जाने वाला हूँ। ब्रदरली की ये सारी बातें सुनने के बाद जो सू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लिनफे उसके किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए वहीं पर शांत खड़ा रहता है। उसे इस तरह से शांत खड़ा हुआ देखकर जो ब्रदरली है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे लिनफे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने आप को कैप्चर नहीं होने देना चाहते। इतना कहने के बाद जो ब्रदरली है वो अपने ब्लड प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिनफे को जकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सू चिल्लाते हुए ब्रदरली से कहता है कि ब्रदरली जब से तुमने वेंजान सेट को ज्वाइन किया है तब से तुम ईगल बिग क्लिफ के ऊपर कभी भी नहीं आए। आपने पहले ऐसी एक्टिंग की कि आप जो बिशप है उसके सारे के सारे बातों को मान रहे हो, लेकिन जबकि आप अंदर या अंदर उसे रेबल कर रहे हो और अब आप तो ब्रदर लिन को फंसाने की कोशिश भी कर रहे हो। फिर लिनफे कहता है कि अगर वो मुझे वापस नहीं लेकर जाएगा तो वो सिर्फ उनको यही बताएगा कि मैं उसे ईगल बिग क्लिफ के ऊपर कहीं भी नहीं मिला। और जहाँ तक बात रही जुआंग बिंग डोंग के गार्ड डिसाइपल्स की, वो कभी भी बिशप के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हमारे लिनफे की ये सारी बातें सुनने के बाद जो
ब्रदरली है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए हमारे लिन फे से कहता है कि इतनी भी बुरी बात नहीं है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर सो अपने मन में कहता है कि जो लिन फे उसने सेट के लिए काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से अगर लिन फे ईगल बिग क्लिफ के ऊपर से वापस चला जाता है तो बिशप है उन्हें जरूर बुलाएगा। लेकिन अगर ब्रदरली ने बिशप से कहा कि मैं उसे ईगल बिग क्लिफ के ऊपर ढूंढने के लिए गया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो फिर जो ब्रदर लिन फे उनके लिए जो चीजें वो काफी ज्यादा बुरी होंगी। ब्रदरली और लिन फे के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं अभी अब से ब्रदरली को शान कहकर पुकारूंगा। फिर सु कहता है कि जो शान है उसने पहले ये सब सोच लिया होगा, इसीलिए वो पूरी तरह से आगे बढ़कर जो सील को तोड़ने का ब्लेम है वो पूरी तरह से ब्रदर लिन फे के ऊपर डाल देगा। जब तक कि वो ब्रदर लिन को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करता है तब तक किसे परवाह है कि वो कभी ईगल ब्लिक क्लिफ के ऊपर गया था या नहीं। तभी हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे लिन फे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वैसे ही जो सु और जो शान है वो उड़ते हुए काफी दूर चले जाते हैं। हमारे लिन फे की एनर्जी को देखने के बाद जो शान है वो हमारे लिन फे से कहता है कि तुम में काफी ज्यादा स्किल है जिसके वजह से तुमने सील को तोड़ने की हिम्मत की। ये सुनने के बाद लिन फे शान से कहता है कि तुम्हें निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। फिर शान मुस्कुराते हुए हमारे लिन फे से कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जब हम हेवन लॉपिक के ऊपर जाएंगे तब मैं तुम्हारे ओर से वहां पर बोलूंगा। लेकिन अगर तुम इसी तरह से जिद्दी बने रहे तो मेरा हाथ फिसल जाएगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो फिर उसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना, वो सब कुछ तुम्हारे सिर्फ मिसफॉर्चून के वजह से होगा। सुनने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि उसने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है मुझे मारने का। फिर लिन फे शान से कहता है कि ऐसी बेकार बातों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनने के बाद शान मुस्कुराते हुए लिन फे से कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को जरूर पूरा करूंगा। इतना कहने के बाद शान अपने डेमोनिक क्यूआई को रिलीज करते हुए हमारे लिन फे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और जब वो हमारे लिन फे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई एंशिएंट डीमन वहां पर रिजरेक्ट हुआ है। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि शान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो भी अपने ताई स्वॉर्ड क्यूआई को अपने हाथों पर गैदर करने लगता है। और जैसे ही शान हमारे लिन फे के करीब आता है वैसे लिन फे अपने उसी क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए शान के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से जैसे ही उन दोनों का हमला आपस में टकराता है वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से हमारा जो लिन फे थोड़ा सा पीछे खसक तो जाता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए शान से कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ब्रदर शान है वो मुझे हेवंस लॉपिक के ऊपर आज नहीं भेजेंगे। फिर लिन फे हमें बताता है कि जो ताई स्वॉर्ड क्यूआई है उसे ताई एडमेंटाई से रिफाइन किया जाता है जो कि डिमोनिक क्रीचर का नेचुरली दुश्मन है। और जैसे ही शान की स्काई डिमन स्वॉर्ड मेरे ताई स्वॉर्ड क्यूआई के कांटेक्ट में आई वैसे ही वो सिर्फ अपने पावर का 6% ही इस्तेमाल कर पाई। अगर तुम इसे ध्यान में रखते हो तो मैं पहले ही इनविजिबल पोजीशन पर हूँ। अगर शान मुझे हराना चाहता है और मुझ पर हावी होना चाहता है तो उसे सिर्फ हम दोनों के बीच में जो लेवल का गैप है उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे और कम करना होगा। लेकिन हमारा जो सू है वो उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर उसे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि जल्दी से झगड़ा करना बंद करो। लेकिन हमें शान को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन फे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। शान को इतना गुस्से में देखकर जो लिन फे है वो उसे कहता है कि क्या तुम अब सीरियस होने जा रहे हो। ये सुनने के बाद जो शान है वो हमारे लिन फे से कहता है कि अभी मर जाओ। इतना कहने के बाद जो शान है वो अपनी स्काई डीमन गॉडली एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिन फे को जकड़ लेता है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।